तुम क्या क्या काम कर लेती हो? छविनाथ की बड़ी बेटी उषा ने उस काम वाली लड़की से पूछा। उषा ऊधमपुर से अपने बाबूजी का हालचाल जानने के लिए यहाँ आई थी। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद छविनाथ अकेले रह गए थे। बीवी साल भर पहले ही गुजर गई थी। बड़ा बेटा जौनपुर में सरकारी अफसर था। बाबूजी की देखभाल के लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो दिन भर घर पर रह सके और घर के सारे काम निपटा सके। जी दीदी, सब काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा से लेकर खाना पकाने तक का काम कर लेती हूँ, लड़की ने आंखें मटकाते हुए कहा। किससे बातें कर रही हो उषा? छविनाथ अपनी थुलथुल तोंद पर लटके गीले जनेऊ को हाथों से घुमाते हुए बोले। वे अभी अभी नहाकर निकले थे। उनके अधगंजे सिर से पानी टपक रहा था। एक लड़की है बाबूजी, घर के कामकाज के लिए आई है, कहो तो काम पर रख लें। उषा ने बाबूजी की तरफ देखते हुए पूछा। छविनाथ ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगे, भले घर की लग रही है, जरूर किसी मजबूरी में काम मांगने चली आई है। फिर भी आजकल घरों में जिस तरह चोरियां हो रही हैं, उसे देखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके ही काम पर रखना चाहिए। बेटी, इससे पूछ किया किस जाति की है? छविनाथ ने थोड़ी देर बाद कहा। अरे, किस जात की है तू? उषा ने बाबूजी के सवाल को दोहराया। मुझे नहीं मालूम, माँ से पूछकर बता दूंगी। वैसे माँ ने मेरा नाम कुसुम रखा है। वह लड़की हर सवाल का जवाब फुर्ती से दे रही थी। ठीक है, कल अपनी माँ को लेके आना, उषा ने कहा। जी दीदी, मैं कल सुबह ही माँ को लेकर आ जाऊंगी, कुसुम ने कहा और तेजी से वहां से चल पड़ी। माँ, मुझे काम मिल गया, खुशी से चीखते हुए कुसुम अपनी माँ रेनू से लिपट गई और बोली। बहुत अच्छी है उषा दीदी। कुसुम को जन्म देने के बाद रेनू अपने गांव को छोड़कर शहर में आ गई थी। कुसुम को पालने पोसने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसे दूसरों के घरों की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम करना पड़ा था। तब कहीं जाकर वह अपना और कुसुम का पेट पाल सकी थी। जब रेनू पेट से थी तब से अपने गांव में उसे खूब ताने सुनने पड़ते थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वह अपने पेट में खिले फूल को जन्म देने का इरादा कर बैठी थी। अरे, यह किसका बीज अपने पेट में डाल लाई है? बोलती क्यों नहीं करमजली? कम से कम बाप का नाम ही बता दे ताकि हम बच्चे के हक के लिए लड़ सकें। रेनू की माँ ने उसी बुरी तरह पीटते हुए पूछा था। मार खाने के बाद भी रेनू ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह आदमी पैसे वाला था। समाज में उसकी बहुत इज्जत, और फिर रेनू के पास कोई सबूत भी तो नहीं था। वह किस मुंह से कहेगी कि वह शादीशुदा है, किसी के बच्चे का बाप है? एक तो हम गरीब, ऊपर से बिन ब्याही माँ का कलंक। हम किस किस को जवाब देंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे? रेनू की माँ ने खींचते हुए कहा था। क्या सोचा है तूने, चलेगी सफाई कराने को? माँ ने उसकी चोटी मरोड़ते हुए पूछा था। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। चाहो तो तुम लोग मुझे जान से मार दो, पर जीते जी मैं इस बेकसूर की हत्या नहीं होने दूंगी, रेनू ने रोते हुए अपनी माँ से कहा था। माँ की बातों से तंग आकर रेनू उसे बिना बताए अपने नाना नानी के पास चली गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। रेनू की बातें सुनकर नानी पिघल गईं और गांव वालों के तानों को अनसुना कर उसका साथ देने को तैयार हो गईं। रेनू की माँ व नानी यह नहीं जान पाई कि आखिर वह चाहती क्या है, बच्चे को जन्म देने के पीछे उसका इरादा क्या था। माँ, चलना नहीं है क्या? सुबह हो गई है, कुसुम ने सुबह सुबह माँ को नींद से जगाते हुए कहा। हाँ बेटी, चलना तो है, पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। यह कहकर रेनू झटपट तैयार होने लगी। उषा ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को भीतर बुला लिया। छविनाथ अभी तक सो रहे थे। तो तुम कुसुम की माँ हो? उषा ने रेनू की ओर देखते हुए पूछा। जी मालकिन, हम ही हैं, रेनू ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी समझदार तो लगती है, वैसे घर का सारा काम कर लेती है ना? रेनू ने फौरन जवाब दिया। बिल्कुल मालकिन, मैंने इसे सारा काम सिखा रखा है। तो ठीक है, रख लेते हैं, सारा दिन यहीं रहा करेगी, रात को भले ही अपने घर चली जाए। उषा ने कुसुम को हर महीने 500 रुपये देने की बात तय कर ली। कौन आया है बेटी? सुबह सुबह किससे बात कर रही हो? छविनाथ जम्हाई लेकर उठते हुए बोले। कोई नहीं बाबूजी, काम वाली लड़की आई है, उसी से बात कर रही थी, उषा ने जवाब दिया। छविनाथ बाहर निकले तो रेनू ने लंबा सा घूंघट निकालने पर उषा को अजीब सा लगा। अच्छा, तो हम चलते हैं, रेनू उठते हुए बोली। तो ठीक है,
कल से भेज देना बेटी को। उषा ने बात पक्की करके कुसुम को आने के लिए कह दिया। रेनू ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह कीड़ा जो इतने सालों से उसके जहन में कुलबुला रहा था, उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। उषा को भी राहत मिली कि बाबूजी की देखभाल के लिए अच्छी लड़की मिल गई है। वह दूसरे दिन ही ससुराल लौट गई। ए छोकरी, जरा मेरे बदन की मालिश कर दे, सारा बदन दुख रहा है। छविनाथ ने बादाम के तेल की शीशी कुसुम के हाथों में पकड़ाते हुए कहा। कुसुम ने उनके अधेड़ बदन पर तेल से मालिश करनी शुरू कर दी। तेरे गाल बहुत फूले फूले हैं, क्या खिलाती है तेरी माँ? छविनाथ ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पूछा। माँ, कुसुम ने चीख कर अपनी माँ को आवाज दी। रेनू वहीं थी। शर्म करो छविनाथ, रेनू ने जोर से दरवाजा खोलते हुए कहा। अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म? बेटी हट वहां से, रेनू बोलती रही। हाँ छविनाथ, बरसों पहले जो कुकर्म तुमने मेरे साथ किया था उसी का नतीजा है। या कुसुम, तुमने सोचा होगा कि रेनू चुप बैठ गई होगी, पर मैं चुप नहीं बैठी थी। मैंने इसे जन्म देकर तुम तक पहुंचाया है। यह मेरी सोची समझी चाल थी, ताकि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी करतूत को अपनी आंखों से देख सके। छविनाथ एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। रेनू ने बोलना बंद नहीं किया। हाँ छविनाथ, अब भी तुम्हारे सिर से वासना का भूत नहीं उतरा है? तो ले, तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है, उतार दे इसकी भी इज्जत और पूरी कर ले अपनी हवस। मैं भी बरसों पहले तुम्हारी हवस का शिकार हुई थी। तब मैं इज्जत की खातिर कितना गिड़गिड़ाई थी, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। मैं तब भी जवाब देती, पर मालकिन ने मेरे पैर पकड़ लिए थे, इसीलिए मैं चुप रह गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि कुसुम ने तुम्हारी नीयत के बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया। इस बार बाजी मेरे हाथ में है। क्या कहते हो छविनाथ? शोर मचाकर भीड़ में तुम्हारा तमाशा बनाऊं? रेनू सुध-बुध खो बैठी थी और लगातार बोले जा रही थी। छविनाथ की अकल मानो जवाब दे गई थी। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख वे छत की तरफ भागे और वहां से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।